starting with non-integrated accounts. इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड अकाउंट्स पढ़ेंगे एज वेल एज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. क्या होता है ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स? एक कंपनी कॉस्ट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग एक साथ करती है तो वो बनाती है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. उसके अकाउंट्स को इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कहा जाता है जब वो कॉस्ट की रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग एक ही बुक्स में करती है. अगर वो कॉस्ट इंफॉर्मेशन अलग रिकॉर्ड करती है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अलग रिकॉर्ड करती है तो हम अकाउंट्स को कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. तो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स भी कुछ कंपनीज बनाती हैं और कुछ कंपनीज क्या बनाती हैं? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बनाती हैं. इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का मतलब होता है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन सिंगल सेट ऑफ बुक्स, और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का मतलब कॉस्ट इंफॉर्मेशन अलग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग. अगर कॉस्ट इंफॉर्मेशन हम अलग रखते हैं और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग रखते हैं तो ऐसे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हम फाइनेंशियल पीएल बनाते हैं और कॉस्ट इंफॉर्मेशन से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं. जब ये बताइए कॉस्ट शीट का प्रॉफिट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पीएल का प्रॉफिट एक ही होता है? नहीं होता. उनके बीच में कोई डिफरेंस भी होता है, और अगर ये डिफरेंस अराइज होता है तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है विच इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल करने के लिए. यानी अगर आप इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बनाते हो, एक साथ सारी इंफॉर्मेशन रखते हो, तो आपको कभी भी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आपको प्रॉफिट को रिकंसाइल करना पड़े, क्योंकि आपके पास सिंगल सेट ऑफ बुक्स है और सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह है. लेकिन आप अगर इंफॉर्मेशन अलग अलग रखते हो और अलग अलग अकाउंट्स के स्टेटमेंट तैयार करते हो, फाइनेंशियल पीएल अलग और कॉस्ट शीट अलग, तो ऐसे केस में इन दोनों के प्रॉफिट में डेविएशन होता है जिसे हमें फर्दर रिकंसाइल भी करना पड़ता है. लिखिएगा, पहले लिख रहे हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. When a single set of books is maintained for both cost and financial transaction, it is known as integrated accounts. नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स भी लिखिए. When two separate sets of books are maintained separately for cost and financial information, it is known as non-integrated accounts. When non-integrated accounts are maintained, we need to reconcile profit arrived in two financial statement, that is financial PL account and cost sheet.
अगर आपने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रखा है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, तो ऐसे केस में दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा होगा और आपको रिकंसाइल भी करना पड़ेगा। ये दोनों प्रॉफिट डिफर क्यों करता है वो लिखने जा रहे हैं अब। प्रॉफिट अराइव्ड इन both the statement shall differ because of the following reasons. पहला, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मेरा ऑब्जेक्ट है कि आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को याद ना करना पड़े, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली कि इन दोनों के प्रॉफिट में किन किन कारणों से डिफरेंस आता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि फाइनेंशियल पीएल में जितने खर्चे चार्ज होते हैं वो सारे के सारे कॉस्ट शीट में चार्ज नहीं होते। फाइनेंशियल पीएल में कुछ एडिशनल खर्चे भी चार्ज होते हैं जो कॉस्ट शीट में हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो लिखिए क्या रीजन होता है। दे आर सर्टेन एक्सपेंसेस which are charged only in financial books। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में ही चार्ज होते हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, डिविडेंड, फाइनेंस कॉस्ट, डोनेशन, है कि नहीं। ये सब सिर्फ कहां दिखाई देंगे, फाइनेंशियल बुक्स में। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, उसके बाद जिस तरीके से कुछ खर्चे से फाइनेंशियल बुक्स में दिखाई देते हैं वैसे ही कुछ रेवेन्यूज भी फाइनेंशियल बुक्स में ही दिखाई देंगी। इनडायरेक्ट रेवेन्यूज, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज से फाइनेंशियल बुक्स में ही दिखाई देंगी, वो आपको कॉस्ट शीट में दिखाई नहीं देगी। देयर आर सर्टेन रेवेन्यूज which are recorded only in financial books। Example, income on investment, आपने शेयर परचेज कर रखा है उसकी डिविडेंड इनकम आ रही होगी, डिबेंचर परचेज कर रखा है उसकी इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी। ये सब कुछ आपको फाइनेंशियल बुक्स में दिखाई देगा, कॉस्ट बुक में नहीं दिखाई देगा। इसके बाद बताइए, फाइनेंशियल बुक्स में जो भी खर्चे चार्ज होते हैं वो एक्चुअल चार्ज होते हैं, और जबकि कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब क्या चार्ज हो रहे हैं, रिकवरी चार्ज हो रही है इन सब की। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट बुक होती है उसमें ये सब रिकवर्ड एक्सपेंसेस चार्ज हो रहे हैं, जबकि आपकी फाइनेंशियल बुक्स में एक्चुअल एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं। और अगर मान लीजिए रिकवर्ड एक्चुअल के बराबर है तब तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कब है, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन है। अगर आपने ज्यादा एब्जॉर्ब करा लिया है कॉस्ट शीट में तो प्रॉफिट डिफर कर रहा होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, कम एब्जॉर्ब कराया होगा कॉस्ट शीट में तो डिफर कर रहा होगा। अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है, और अगर ये है तो आपके इन दोनों प्रॉफिट में डिफरेंशियल आ रहा होगा। तीसरा, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड
ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये डिफरेंस होता है। अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपकी कॉस्ट शीट में, जबकि हम फाइनेंशियल बुक्स में तो एक्चुअल खर्चे चार्ज करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में अंतर होता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट बुक्स में और फाइनेंशियल बुक्स में अंतर हो जाता है। देखिए कैसे होता है। हम जब कॉस्ट बुक में अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो कैसे करते हैं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं कंजप्शन, फिर डायरेक्ट वेजेस लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, प्राइम कॉस्ट आता है। इसके बाद क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा, हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। और फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या जोड़ते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल बुक्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आ रही होगी, एक यूनिट की कीमत कितनी आ रही होगी फिनिश गुड्स की, वो डिपेंड, वहां पे हम लोग प्राइम, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये सारे खर्चे एक्चुअल लगा रहे होंगे। और कॉस्ट बुक में हमने क्या लगा रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इन दोनों का रिकवर्ड ओवरहेड चार्ज कर रखा है। तो बताइए मेरी फाइनेंशियल बुक्स में प्रोडक्शन की कॉस्ट जो आ रही होगी, एक यूनिट की जो कीमत आ रही होगी वो कुछ और होगी, और जो हमारी कॉस्ट बुक में है वो कुछ और ही होगी। ठीक है, मेरी फाइनेंशियल बुक्स में और कॉस्ट बुक में आपकी यूनिट इन्वेंट्री की कीमत बदल जाती है। वो इसलिए बदल जाती है क्योंकि कॉस्ट बुक में हम लोग ओवरहेड की रिकवरी चार्ज कर रहे हैं, और जबकि फाइनेंशियल बुक्स में हम लोग एक्चुअल कीमत को चार्ज करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की प्रॉब्लम आ जाती है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब फिनिश गुड्स एंड WIP। WIP की वैल्यूएशन किसके बेसिस पे होती है, WIP की वैल्यूएशन किसके बेसिस पे होती है, इस फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे। WIP को किस पे वैल्यू करते हो आप, फैक्ट्री कॉस्ट पे। फैक्ट्री कॉस्ट जब आ जाता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि अब इसके बेसिस पे हम लोग WIP की वैल्यूएशन कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम ऑफिस वगैरह के खर्चों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट में WIP तो फैक्ट्री के अंदर होता है, और फैक्ट्री में भी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आप रिकवरी बेसिस पे चार्ज कर रहे हो, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन एक्चुअल में तो हम क्या करते हैं, जब हम लोग फाइनेंशियल PL बना रहे होते हैं तब सारे एक्चुअल खर्चे चार्ज कर रहे होते हैं। बताइए रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में भी अंतर आ जाता है कॉस्ट शीट में और फाइनेंशियल PL में, बिल्कुल नहीं आएगा। या सोच के देखिए, 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदोगे तो कॉस्ट शीट में भी कितना दिखाओगे, 10 रुपए का ही दिखाओगे, और अपनी फाइनेंशियल PL में भी कितने का दिखाओगे, 10 रुपए का ही दिखाओगे। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में अंतर आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ फिनिश गुड्स और WIP की इन्वेंट्री में अंतर आता है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की वजह से आपके प्रॉफिट डिफर करते हैं। यही 4 फैक्टर होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट डिफर करता है, और कोई फैक्टर नहीं होता। आप हर क्वेश्चन में ये 4 फैक्टर को बस आइडेंटिफाई करना और तुरंत आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर लोगे। क्या क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहला, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज हैं, कुछ रेवेन्यूज ऐसी हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में ही रिकॉर्ड की गई हैं। फिर उसके बाद अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हुआ होगा, और इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन हो रखा होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा, वैल्यूएशन का मतलब अंडर वैल्यूएशन हो गया होगा या फिर ओवर वैल्यूएशन हो गया होगा। ठीक है ये बात। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनवाते हैं आप। मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब, अगर आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स लेते हो तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स तक पहुंच जाइए, अगर आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स लेते हो तो कहां तक पहुंच जाइए रिकंसाइल करते हुए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स तक। लेकिन हम लोग आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हमेशा अडॉप्ट कराएंगे, हम हमेशा कॉस्ट बुक से आपको स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, और एक तरीके से हमेशा हर क्वेश्चन को करने से क्या होगा, मेरा अप्रोच भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा
और हमेशा हमें पता होगा कि इसका अंडर वैल्यूएशन का क्या करना है, ओवर वैल्यूएशन का क्या करना है। तो आप हमेशा लीजिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। इसमें कुछ आइटम आपके ऐड होंगे और कुछ आइटम आपके लेस हो जाएंगे। अब हमें बताते जाइए क्या क्या आइटम ऐड होने चाहिए, क्या क्या लेस होने चाहिए, सो दैट कि हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स पहुंच जाएं। ठीक है, सबसे पहला रीजन होता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज है, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज है, तो हम कॉस्ट बुक में क्या करें? कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज है, तो कॉस्ट बुक में ऐसे क्या एडजस्टमेंट करें कि ये भी फाइनेंशियल बुक्स जितना प्रॉफिट दिखाए, इसमें से भी लेस कीजिए। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल बुक्स में ही सिर्फ चार्ज हैं, तो कॉस्ट बुक्स में भी चार्ज कर दोगे तो क्या होगा, बराबर पहुंच जाएगा। हमें रिकंसाइल करना है, तो यहां से भी लेस कर दीजिए। एक्सपेंसेस which are charged only in financial books। ठीक है। दूसरा, कुछ रेवेन्यूज ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल बुक्स में दिखती हैं, तो कॉस्ट बुक में क्या करें? अब यहां भी लाइए, जो फाइनेंशियल बुक्स में सिर्फ दिखती हैं उसे कॉस्ट बुक में भी लेके आइए, तो दोनों प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं रेवेन्यू रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल बुक। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक खर्चा रिकॉर्डेड है कॉस्ट बुक में, वो फाइनेंशियल बुक में ही नहीं रिकॉर्डेड है? अकाउंट्स में कोई एक ऐसा खर्चा जो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, जरा बताओ तो। हर एक खर्चा रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। कोई एक रेवेन्यू जो कॉस्ट बुक में दिखाई देगी फाइनेंशियल बुक में ही नहीं दिखेगी, हो ही नहीं सकता ऐसा। फाइनेंशियल बुक में तो सारी रेवेन्यूज आएंगी और सारे खर्चे आएंगे, अकाउंट्स में हर चीज रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग तो वाइडर होती है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट शीट। आपकी जो अकाउंट्स का पीएल है दैट इज वाइडर देन कॉस्ट शीट। अब उसके बाद बताइए अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एक एक करके बात करते हैं। पहले ओवर एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है? आपने खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब करा दिया कॉस्ट शीट में। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब आपने खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब करा दिया है कॉस्ट शीट में, ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया, खर्चा ज्यादा कॉस्ट शीट में चार्ज हो गया। क्या करें अब? खर्चा अगर ज्यादा चार्ज हो गया है तो ऐड कर दीजिए। ज्यादा चार्ज हो गया खर्चा तो ऐड कीजिए, प्रॉफिट को वापस बढ़ाइए। खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया ना, फिर से बात करते हैं। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया किसमें? कॉस्ट शीट में। यानी फाइनेंशियल बुक्स में खर्चा कम हुआ है और कॉस्ट बुक में खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया। अब कॉस्ट बुक में खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया तो क्या करें? ऐड करके प्रॉफिट को वापस सही कर लीजिए। खर्चा ज्यादा चार्ज हुआ होगा तो क्या असर आया होगा कॉस्ट शीट पे? प्रॉफिट कम हो गई होगी। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक आपका कम हो गया होगा ओवर एब्जॉर्प्शन होने से। तो हम जब ऐड कर देंगे ओवर एब्जॉर्प्शन को तो क्या होगा? वो वापस से सही हो जाएगा। तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऐड हो जाता है। अब अंडर एब्जॉर्प्शन की बात कीजिए। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कम खर्चा एब्जॉर्ब किया है कॉस्ट शीट में। आपने खर्चा कम लगाया कॉस्ट शीट में, फाइनेंशियल पीरियड में ज्यादा खर्चा हो रखा है, कॉस्ट शीट में कम खर्चा हुआ है, तो क्या करें? और घटाइए खर्चा।